नमस्कार नागपुर। मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हो? स्वस्थ हो ना? हाँ बच्चों, पता है सेंटर पॉइंट स्कूल काटो रोड और मायर यूनिवर्सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवाणी एजुकेशन घर घर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पाठ चुनाव की प्रक्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा योगदान है और चुनाव के कारण ही शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता का परिवर्तन होता है। चुनाव व प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर भी प्राप्त होता है। क्या किसी को पता है कि किस आधार पर प्रतिनिधियों का चयन होता है? मैम, इसके बारे में आप ही विस्तार से बताइए। अच्छा, तो सुनिए। हम जिन प्रतिनिधियों का चयन करते हैं वे कार्य सक्षम, ईमानदार, विश्वास पात्र और लोगों की भावनाओं का सम्मान करे, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए और हमारी प्रक्रिया भी खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए। बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। वेरी गुड। इस चैप्टर में हम निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और भूमिका आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। चुनावी प्रक्रिया में कौन कौन से सुधार होना आवश्यक है, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना, दैट इज इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान की धारा 324 द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था यानी ऑटोनॉमस का निर्माण किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 उप आयुक्त होते हैं। अब इस सवाल का उत्तर कौन देगा? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे, इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद से नहीं हटाया जा सकता। क्या कोई बता सकता है निर्वाचन आयोग के कर्मचारी कौन होते हैं? निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है। सरकार के दूसरे विभागों के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारी होते हैं। चलो, अब हम निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मतदाताओं की सूची तैयार करना, दैट इज प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट। 18 वर्ष पूर्ण आयु वाले हर भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। मतदान करने के लिए उनका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य होता है। मतदाताओं की सूची बनाना, उसे अद्यतन बनाए रखना और नए मतदाताओं का समावेश करना आदि कई प्रकार के कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। दूसरा कार्य है चुनाव की समय सारणी, दैट इज टाइम टेबल और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना। चुनाव को पूर्ण रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होने के कारण किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव कराने हैं, उसका निर्णय भी आयोग ले लेता है। क्या बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? जी हाँ मैम, बहुत अच्छे से। आगे हम समझेंगे निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन कैसे करते हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े करते हैं। साथ ही कुछ प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न लेते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। उसमें स्वयं की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी लिखनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग द्वारा इन आवेदनों की कड़ी जांच पड़ताल की जाती है और पात्र प्रत्याशी को यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़े करा जाता है। चौथा कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अपने देश में बहुदलीय पद्धति है। मैम, ये बहुदलीय पद्धति क्या होती है? बहुदलीय पद्धति का मतलब है मल्टी पार्टी सिस्टम। राजनीतिक दलों में फूट पैदा यानी स्प्लिट होकर नई राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। ऐसे सभी दलों को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेना अनिवार्य होती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करते हैं। पांचवा कार्य
पांचवा कार्य है चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। किस चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशियों को अपात्र घोषित करना जैसे कार्य भी निर्वाचन आयोग करवाता है। अब मैं आपको बताती हूँ निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कौन बताएगा कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और उनका चुनाव कैसे किया जाता है? लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। अति उत्तम। निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना का कार्य चुनाव आयोग की सीमांकन समिति यानी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। चलो अब हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की संरचना, दूसरा निर्वाचन आयोग के कार्य, तीसरा निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना। सबसे पहले मैं आप सबको कल के प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ। पहला प्रश्न था महिलाओं के विकास की नीतियों के अनुसार महिलाओं को किसकी संपत्ति में बराबर का हिस्सा है? इसका उत्तर था पिता और पति। दूसरा प्रश्न था महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? इसका उत्तर था 50%। अब मैं देखती हूँ किसने इस पाठ को ध्यान से सुना और समझा है, तो इसके लिए मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न, मतदाताओं की सूची तैयार करना किसका कार्य है? दूसरा प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना किसका कार्य है? आज का पाठ खत्म करने से पहले मैं आप सबको कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। पहला, लक्षद्वीप में सबसे पहला चुनाव 1967 में हुआ था और उससे पहले बार हमारे भारत के राष्ट्रपति की मेंबर्स को। आज का पाठ खत्म करने से पहले मैं आप सबको कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। पहला, लक्षद्वीप में सबसे पहला चुनाव 1967 में हुआ था। उससे पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को नियुक्त करते थे। दूसरा, क्षेत्र यानी एरिया वाइज सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है जो सिर्फ 10.59 स्क्वायर किलोमीटर का है और वह दिल्ली में स्थित है। तो आज का ये अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया होगा। और आखिर में हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा सके, हमारे स्पॉन्सर्स माय कैप्टन मेंटरिंग ऐप का। और इसके साथ मैथ, साइंस और हिंदी के स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध हैं। तो मित्रों, कल मिलते हैं इसी जगह इसी समय। जय हिंद, जय भारत।